वो दुल्हन बनी उस कमरे में बैठी थी जहां आज उसकी कजिन हानिया ने होना था। आज ही उसकी सेज सजी थी, भारी सुर्ख जोड़े में मलबूस जेवरात से लदी, लेकिन उसके दिल में ना कोई तमन्ना थी और ना ही कोई हसरत। उसका दिल तो किसी वीरान कब्रिस्तान की मानिंद था जहां ख्वाहिशें दफन हो चुकी थीं, क्योंकि वो एक जबरदस्ती की दुल्हन थी और ऐसी दुल्हनों का नसीब क्या होता है वो अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन वो यहाँ बैठने पर मजबूर थी। उसे अपने चचा तारिक की इज्जत बचानी थी, वो इज्जत जिसे बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब, अपनी जात सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अभी चंद घंटे पहले ही तो सब ठीक था। बाहर बारात के ढोल की धाप सुनाई दे रही थी और अंदर कयामत बरपा दी। कहाँ मर गई वो, खा गई मेरी बेटी को, नजर लगाती उस हतीम ने। चची रसिया बाल नोचती हुई चीख रही थी। उनका सारा गुस्सा, सारा मातम इस वक्त कलीजे पर ही निकल रहा था, जो खामोशी से दीवार से लगी खड़ी थी। हानिया, उसकी चचात बहन, ऐन निकाह से पहले गायब हो चुकी थी। रजिया बेगम, होश के नाखून ले। चचा तारिक की आवाज थकी हुई थी। बारात दरवाजे पर खड़ी है। शाह खानदान वाले हैं वो। अरमान खानजादा का बाप सुलेमान शाह शहर का सबसे बड़ा सियासतदान है। वो हमारी बोटियां नोच लेंगे। तो मैं क्या करूं? चची चिल्लाई। वो फोन भी नहीं उठा रही, कह रही थी किसी दोस्त के घर से तैयार होकर आएगी। मुझे क्या मालूम था वो भाग जाएगी। अलीज़े जानती थी, वो सब जानती थी। उसने हानिया को कई बार फोन पर छुप छुप कर बात करते देखा था। उसने चच्ची को बताने की कोशिश भी की थी, मगर हमेशा की तरह इल्जाम उसी पर आया था। तेरी नजर है मेरी बेटी के रिश्ते पर। चच्ची ने उसे धक्का दिया था, दूर है उससे। और आज जब वो सच में दूर चली गई थी तो भी मलबा उसी पर गिर रहा था। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। ढोल की धाप बंद हो चुकी थी। उसकी जगह मर्दों की भारी गुस्से में भरी आवाजें आ रही थी। तारिक साहब को बुलाओ। कहाँ है वो? ये सुलेमान शाह की गरजदार आवाज थी। चचा तारिक कांपते कदमों से बाहर गए। अलीजे और चच्ची भी दबे कदमों दरवाजे तक आई। लॉन्च में अरमान खानजादा अपने बाप के साथ खड़ा था, स्याह शेरवानी में मलबूस। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं थे। उसका चेहरा स्पॉट था, इतना स्पॉट के खौफ आता था। वो किसी जख्मी शेर की तरह लग रहा था जो हमले से पहले बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसकी आंखें, जिनके बारे में मशहूर था वो किसी को देख लें तो उसकी रूह तक कांप जाए, इस वक्त अपने बाप के चेहरे पर जमी थी। तारिक साहब, सुलेमान शाह ने सर्द लहजे में कहा, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया आपने। आपकी बेटी जो आज से हमारी बहू कहलाने वाली थी, हमारे नाम पर काला कालमत करके भाग गई। शाहजी, मेरी बात सुने। चचा तारिक के हाथ जुड़ गए। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो आ जाएगी। कि वो नहीं आएगी, अरमान खानजादा इस सारे मामले में पहली बार बोला था। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि अलीजे को अपने खून में सर्दी उतरती महसूस हुई। उसने हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल फ़ोन सुलेमान शाह को दिखाया। उसने मैसेज किया है और किसी और से मोहब्बत करती है और उसी के साथ जा रही है। ये सुना था कि चचा तारिक के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो वहीं फर्श पर बैठ गए। ये बारात वापस नहीं जाएगी तारिक साहब, सुलेमान शाह ने फैसला सुना दिया। ये बारात वापस गई तो लोग थूकेंगे हम पर। सियासत में मेरी जो इज्जत है वो खाक में मिल जाएगी। लोग कहेंगे शाह खानदान की होने वाली बहू भाग गई। अरमान ने अपने बाप की तरफ देखा। बाबा चल यहाँ से, मुझे इस घर में एक पल नहीं रुकना, मुझे नफरत है इन लोगों से। नहीं अरमान बेटा। इसी लम्हे चचा तारिक ने अपनी पगड़ी उतारकर सुलेमान शाह के कदमों में रख दी। खुदा के लिए मेरी इज्जत नीलाम ना करें, मैं मर जाऊंगा। अब बचा क्या है? तारिक साहब, मेरी भतीजी है। चचा तारिक ने अचानक मुड़कर अलीजे की तरफ इशारा किया, जो दरवाजे में सहमी खड़ी थी। आप इसे बहू बना ले, मेरी पगड़ी की लाज रख लें। अलीजे मेरी बेटी है, रख लें शाहजी। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सुलेमान शाह ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उसने अरमान की तरफ देखा। अरमान खानजादा ने धीरे से कदम उठाया और अलीजे के सामने आकर रुका। उसने सर से पांव तक उस यतीम लड़की को देखा जो खौफ से कांप रही थी। उसकी आंखों में नफरत थी, हकारत थी। ठीक है, अरमान ने अपने बाप से कहा, निकाह इसी से होगा। फिर वो अलीजे की तरफ झुका और जहरीले लहजे में बोला, लेकिन ये कभी मेरी बीवी नहीं कहलाएगी। ये सिर्फ इस खानदान की इज्जत पर लगी कालख को धोने के लिए एक समझौता है, एक कुर्बानी। और कुर्बानी के बकरे की कोई ख्वाहिश नहीं होती। अलीजे के आंसू उसके गालों पर बह निकले और अब वो उसी शख्स के कमरे में उसकी दुल्हन बनकर बैठी थी। निकाह हो चुका था, वो अरमान खानजादा की बीवी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। वही स्याह शेरवानी, स्पाट चेहरा और वही मुर्दा आंखें। उसने एक नज़र अलीजे को देखा जो घूंघट में सुकड़ी बैठी थी। ये ड्रामा बंद करो, उसकी सर्द आवाज कमरे में गूंजी। घूंघट उठाओ। अलीजे ने कांपते हाथों से घूंघट उठाया। अरमान ने उसे चंद लम्हे देखा और फिर हकारत से मुस्कुराया। जाओ कपड़े बदलो और सोफे पर सो जाओ, मैं समझौते के रिश्तों को नहीं चलाता। अरमान खानजादा के अल्फाज किसी तेजाब की तरह उसकी समात में उतरे थे। मैं समझौते के रिश्तों को नहीं चलाता? अलीजे ने हिम्मत करके सुर्ख जोड़े की सिलवटों से अपना चेहरा ऊपर उठाया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन आवाज रुंधी हुई थी। क्या मतलब? अरमान जो अलमारी की तरफ बढ़ रहा था, एक पल को रुका
उसने मुड़कर इस मुजस्सिमा बेबसी को नहीं देखा, बस लहजे में कहा, मतलब वाज़ेह है, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये ना समझना कि मैं तुम्हें बीवी का दर्जा दूंगा। वो एक लम्हे को रुका, शायद अपने अंदर की नफरत को अल्फाज दे रहा था। ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम किसी की जगह आई हो, तुम हानिया की जगह पर बिठाई गई हो, और जो किसी की जगह आए उसे वो मुकाम नहीं मिलता। ये कहते उसने अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। अलीज़े वहीं बुत बनी बैठी रही। उसका दिल चाहा कि चीख पड़े, कहे कि उसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो खुद पर अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। लेकिन वो जानती थी कि इस घर में उसकी सिसकी भी कोई नहीं सुनेगा। जब वो वापस आया तो वो उसी तरह बैठी थी। अरमान ने उसे नज़रअंदाज किया। वो बेड पर जाकर लेटा और सर्द लहजे में कहता, चेंज करके सोफे पर सो जा। वो खुद आंखें मूंद कर ऐसे सो गया जैसे कमरे में कोई और मौजूद ही ना हो। उसके कानों में बस अरमान के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, मैं आपको अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे सकता। वो उठी, अपने बैग से एक सादा सा जोड़ा निकाला और बाथरूम में जाकर बदल लिया। जब वापस आई तो वो जालिम मिजाज बेड पर आराम से सो रहा था। उसकी सांसें बराबर चल रही थी। अलीज़े ने आंसू पीते हुए सोफे पर लेटकर आंखें मूंद ली, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार सोच रही थी कि पहले क्या जिंदगी ने कम इम्तिहान लिए थे? चच्ची जान के जुल्मों सितम क्या कम थे जब ये नया अजाब शुरू हो गया? इस घर में भी मेरी तकदीर ऐसी ही लिखी गई है। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो 8 साल की थी और उसके माँ बाप एक हादसे में वफात पा गए थे। वो उस वक्त से चच्ची रजिया के रहमो करम पर थी। चचा तारिक दूसरे मुल्क होते थे। वो हर महीने अलीज़े का खर्चा अलग से भेजते थे, लेकिन चच्ची ने कभी उसे 1 रुपया भी नहीं दिया था। वो हानिया की पुरानी उतरन पहनती, बचा कुचा खाती और दिन रात घर के कामों में जुटी रहती। चच्ची की अपनी एक बेटी हानिया और एक बेटा था। बेटा भी मुल्क से बाहर था और बेटी हानिया वो पढ़ाई के बहाने कॉलेज जाती और न जाने कितने लड़कों से दोस्तियां कर रखी थी। अलीज़े को सब पता था, लेकिन वो खामोश रहती, और जब कभी हानिया की कोई फ़ोन कॉल पकड़ी जाती या कोई लड़का घर तक आ जाता तो सारा इल्ज़ाम उसी बेचारी अलीज़े पर आ जाता। मनहूस, तू ही उसके पर निकल रही है। चच्ची इसके बाल नोचती हुई, खुद तो आवारा है ही, मेरी बेटी को भी बिगाड़ देगी। चच्ची, खुदा का वास्ता, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोती रहती, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अलीज़े पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, वो जहन्नुम से निकलना चाहती थी। लेकिन चच्ची जान के रवैये से लगता था कि वो उसे मज़ीद नहीं पढ़ाएंगी। ये तो चाचा जान की जिद थी, जो फ़ोन पर डांटते रहते थे, जिसकी वजह से वो इतना पढ़ लिख जाती थी। वरना चाची जान तो कब से कह रही थी, क्या करोगी पढ़कर, घर के काम किया करो। उसे कॉलेज जाने की बेहद शौक था। वो चच्ची की मिन्नत समाजत करके उसके पांव पड़कर किसी न किसी तरह कॉलेज चली जाती थी। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में तेज रोशनी फैली थी। उसने घबरा कर देखा, अरमान बेड पर नहीं था, वो जा चुका था। अलीज़े को एक लम्हे के लिए सुकून का एहसास हुआ, लेकिन उसे इस शख्स से कोई सरोकार ही नहीं था। अचानक उसे याद आया कि आज तो उसका सबसे अहम टेस्ट था। वो कॉलेज जाना चाहती थी, उसके फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे। वो जानती थी कि बेशक अरमान ने उसे बीवी नहीं माना, लेकिन वो उसके निकाह में थी। इस घर से बाहर जाने के लिए इजाज़त लेनी ज़रूरी थी। वो हिम्मत करके उठी, उसने शावर लिया और अपना वही सादा सा बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। वो कमरे से निकली तो इतना बड़ा और पुरताइश घर देखकर एक पल को ठिठक गई। हर तरफ खामोशी का राज था। मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसे अरमान खानजादा को ढूंढना था, इजाज़त लेनी थी। उसने एक मुलाजमा को रोका जो पास से गुजर रही थी। वो अरमान साहब कहाँ हैं? मुलाजमा ने उसे हैरत से देखा। शायद नई नवेली दुल्हन को सुबह सुबह शौहर का पूछते देखकर फिर बोली, छोटी साहब तो कब की ऑफिस जा चुके। अलीज़े का दिल डूब गया। वो तो चला गया, अब वो क्या करेगी? उसका टेस्ट बहुत ज़रूरी था। वो हिम्मत करके डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ी, जहाँ से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। वहाँ सुलेमान शाह अकेले बैठे नाश्ता कर रहे थे। अलीज़े ने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। सुलेमान शाह ने अखबार से नज़रें हटाई और उसे देखकर मुस्कुराए। अरे बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। अलीज़े धीरे से चलती हुई उनके पास आई। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है, कुछ ख़ास किस्म का नाश्ता होना चाहिए तुम्हारे लिए। मैं भी खानसामा से कहकर तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनवाता हूँ। नहीं अंकल, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। अलीज़े ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी आवाज़ घबराहट से काँप रही थी। प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ हाँ, कैसी रिक्वेस्ट?
सुलेमान शाह ने उसे गौर से देखा। उस यतीम लड़की की आंखों में छुपा खौफ पढ़ सकते थे। अंकल, वो मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और आज मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है। मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। सुलेमान शाह एक लम्हे को खामोश हुए। उन्हें हैरत हुई कि अरमान ने उसे खुद क्यों नहीं छोड़ा। वो नरमी से बोले, बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम कॉलेज चले जाओ, ये तुम्हारा अपना घर है, पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। जी अंकल, थैंक यू। अलीज़े के चेहरे पर हल्की सी रौनक आ गई। मैं ड्राइवर को कहता हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। सुलेमान शाह ने फ़ोन उठाना चाहा। नहीं नहीं अंकल। अलीज़े ने फिर जल्दी से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती। सुलेमान शाह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसकी घबराहट देखकर खामोश हो गए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। वो थैंक यू बोलती वहां से निकली और तेज़ कदमों से चलती हुई हवेली के बड़े गेट से बाहर आ गई। वो रास्ते में सोच रही थी, क्यों मेरी जिंदगी अल्लाह ताला ने ऐसी बना दी जिसमें कभी कोई सुकून नहीं है। न जाने अभी कितने इम्तहान जिंदगी और लेगी, कितने इम्तहान बाकी हैं। यतीमी से लेकर चच्ची के जुल्म और अभी ज़बरदस्ती की शादी, सारे इम्तहान दे दिए, अभी कौन सा इम्तहान रह गया। वो ऑटो के इंतज़ार में घर से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी थी। शाह उस शहर के पोश इलाके में था जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम आते थे। काफ़ी देर हो गई, कोई ऑटो ही नहीं रुक रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। टेस्ट का वक्त निकला जा रहा था। आखिरकार उसे एक ऑटो मिल गया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो जालिम मिजाज उसे फिर से रास्ते में मिलेगा। वो अपनी चच्ची के घर काम करती करती, यतीमी काटते काटते कुर्बानी का बकरा बनकर इस अरमान खानजादा के घर पर आई थी। यही सोचते हुए वो सड़क पर चल रही थी जब एक काले रंग की चमकती हुई गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। शीशा नीचा हुआ। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी तो देखकर हक्का बक्का रह गई। वो कोई और नहीं, अरमान खानजादा था। अरमान के माथे पर 100 बल पड़े थे। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। वो गरजदार आवाज में बोला, घर में इतनी गाड़ियां थी, आपको पैदल सड़कों पर धक्के खाने की क्या जरूरत थी? अलीज़े उसके गुस्से से सहम गई। वो आप लोगों की मलकियत है, मैं तो एक बोझ हूँ। उसके अल्फाज सुनते अरमान खानजादा ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। शट अप, जस्ट शट अप, गाड़ी में बैठो। उसके गुस्से से डरती हुई गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठी। आगे बैठो, मैं ड्राइवर नहीं हूँ आपका। अरमान का लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। उसने गुस्से से आगे का दरवाज़ा लॉक खोला और खोला। अलीज़े ने खामोशी से कांपते हुए फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। गाड़ी में मौत का सा सन्नाटा तारी था। अलीज़े खौफजदा सी बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसकी नज़र सड़क पर जमी थी। वो अरमान की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अरमान गुस्से से गाड़ी चला रहा था। उसकी ग्रिप स्टीयरिंग पर इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ रहे थे। दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। अलीज़े सोच रही थी कि उस शख्स के दिल में कितनी नफ़रत भरी है। वो ये भी नहीं जानता कि जिस लड़की पर वो अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है, उसकी अपनी ज़िंदगी कितनी अज़ियतनाक रही है। कॉलेज के दरवाजे के सामने गाड़ी रोककर वो सर्द लहजे में बोला, कॉलेज आ गया है आपका, उतरें। जी ठीक है। वो ये कहते हुए खामोशी से उतरी और कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ गई। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अरमान कुछ देर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर उसने गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से दौड़ा दिया। वो ऑफिस पहुंचा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे अपने साथ होने वाला धोखा याद आ रहा था। वो हानिया को तो जानता भी नहीं था, लेकिन इससे पहले वो किसी और से मोहब्बत में धोखा खा चुका था। एक ऐसी लड़की जिसे उसने अपनी दुनिया समझा था, लेकिन वो उसे सिर्फ उसके पैसे और नाम के लिए इस्तेमाल कर रही थी। और जब उसने शादी की बात की तो उसे छोड़कर किसी और अमीर साथी के साथ चली गई। उस दिन से अरमान खानजादा को औरत ज़ात से ही नफरत हो गई थी। वो समझता था कि हर औरत मतलबी और धोखेबाज होती है, और अब उसकी अपनी होने वाली बीवी घर से भाग गई थी। उसका औरत ज़ात से बिल्कुल एतबार उठ गया था। यही बात थी कि वो अभी तक अलीज़े पर भी भरोसा नहीं कर सका था। वो उसे भी हानिया और अपनी साबगा मोहब्बत की तरह मतलब परस्त समझ रहा था। दूसरी तरफ अलीज़े ने अपना टेस्ट दिया, लेकिन उसका ध्यान बार बार अरमान के रवैये की तरफ जा रहा था। शाम को जब वो घर वापस आई तो वो लाउंज में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अलीज़े उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी। फिर उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा जब तक शोहर के निकाह में रहो उसकी खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो माने या ना माने, तुम अपना फ़र्ज़ पूरा करना, अल्लाह राजी होगा।
وہ بے شک یتیم تھی، لیکن اپنی ماں کو ہمیشہ اپنے باپ کی خدمت کرتے دیکھا۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے ان کا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ بس یہی سوچتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ارمان کے سارے کام خود کرے گی، چاہے وہ اسے کتنا ہی ذلیل کرے۔ وہ کچن میں گئی، اپنے ہاتھ سے کافی بنائی اور ٹرے میں سجا کر اس کے پاس لے آئی۔ ارمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آپ کے لیے کافی لائی ہوں، علیزے نے آہستہ سے کہا۔ ارمان اسے یہ کام کرتے دیکھ طنزیہ مسکرایا۔ تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہو یا اس گھر کی مالکن بننے کا خواب دیکھ رہی ہو؟ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی، علیزے نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ صرف اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ فرض؟ ارمان نے حقارت سے کہا۔ کیسا فرض؟ تم یہاں صرف ایک بوجھ ہو، ایک سمجھوتا۔ میں جانتی ہوں آپ پر بوجھ ہوں میں، علیزے کی آواز بھر آئی، آنسو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے بوجھ کا لفظ استعمال کیا، ارمان کو شدید غصہ آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی، کافی فرش پر بکھر گئی۔ کیا تم ہر وقت بوجھ بوجھ کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ وہ چیخا۔ کیوں بار بار مجھے احساس دلاتی ہو کہ تم مجھ پر تھوپی گئی ہو؟ جب تک نکاح میں ہو میری بیوی ہو، میں تمہیں بیوی مانوں یا نہ مانوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے ارمان، علیزے بھی پہلی بار اس کے سامنے چیخی۔ کہ کوئی حور روشنی کے حصار میں اتر آئی ہو کہ تبھی اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس جاگا تو فوراً پلٹی۔ بالاج شان لے کر فریش سا اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے چشمہ غائب تھا۔ ولیشا نے غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں گہری سبز رنگ کی تھی لیکن ان میں روشنی نہیں تھی۔ بالاج کی مردانہ وجاہت کسی کو بھی محصور کر دینے والی تھی۔ بلند قامت، کشادہ شانے اور مضبوط جبڑے اس کے وجود کو روح بخشتے تھے۔ چہرے کی سخت لکیریں اس کی شخصیت کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ آنکھوں کی روشنی نہ ہونے کے باوجود ان کی گہری ساخت اور پرکشش انداز دل کو چھو لینے والا تھا۔ اس کے لبوں پر چھایا سنجیدہ سکوت اور چہرے پر نرمی کا تاثر اسے ایک وجیح اور باوقار شخصیت بنا رہا تھا۔ ایک پل کو اسے دیکھتے پریشا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ اگلے پل اس کی آواز پر پریشا ہوش میں آئی۔ مجھے اکیلے روم میں ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے میں یہاں، پریشا نے وضاحت دی۔ اوکے، یہیں رہ سکتی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے دوسرا روم سیٹ کروایا تھا۔ میری فکر نہ کریں آپ، وہ ایک دم تلخ ہوئی۔ وہ جب پلٹ رہا تھا ایک دم رک گیا۔ میں خود کر لوں گی، مجھے چینج کرنا ہے۔ ساتھ ہی وہ بات کا رخ پلٹ گئی۔ ڈریسنگ روم اس طرف ہے۔ بالاش نے بھی بنا بحث کیے اسے بتاتے بیڈ کا رخ کیا۔ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن کمرے میں بھینی خوشبوئیں رچی بسی تھی۔ اوپر سے ایک نسوانی وجود اس کے پاس تھا، اس کی محرم بن گئی۔ بالاج 29 سالہ خوبرو جوان مرد تھا، اس کے بھی صنف نازک کے لے کر بہت سارے جذبات تھے، شاید عام مردوں سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی۔ آنکھوں کی روشنی کے جانے کے بعد وہ بالکل گمسم ہو گیا تھا، جیسے زندگی سے ناتا ہی کٹ گیا ہو۔ پر زبیر سلطان نے ہمیشہ اسے اپنے بچوں کی طرح چاہا، پیار دیا، مان دیا اور آج اپنے جگر کا ٹکڑا بھی دے دیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی، جیسے وہ وہیں اس کے روم میں ہے، جبکہ پری اپنا زیور اتارتی زور زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹک رہی تھی، جیسے اپنا آپ کا سارا غصہ اسی پر اتارنا تھا۔ اور بالاج جیسا بندہ سمجھ نہ سکتا ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ ایسے تیار کیا مجھے جیسے اس بندے نے میری تعریفوں کے پل باندھ دینے، سادہ سے جوڑے میں رخصت کر دیتے، کیا فرق پڑ جانا تھا؟ کانوں سے جھمکے اتارتے ہوئے وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہی تھی۔ بالاج سلطان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سر پیچھے گرائے ہوئے نیم آنکھیں کی اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا کامدار دوپٹہ اتار کر ایک طرف چیئر پر رکھا۔ بالاج کی گردن بھی اس پل سیدھی ہوئی۔ ایک پل کو پری کو لگا اس کی نگاہوں کا ارتکاز اسی پر ہے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا، لیکن اگلے ہی پل یہ احساس بھی شدت سے جاگا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ریلیکسڈ انداز میں وہ اپنے بالوں سے پنز اتارتے اپنے گھنے ریشمی بالوں کو کھول گئی جو اس کی پشت پر پھیل گئے۔ میرا ڈریس کہاں ہے؟ وہ اپنا لہنگا ذرا سا اوپر کرتی اس کے پاس آتے پوچھ رہی تھی۔ اپنی حشر سامانیاں بکھیرتے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر بالاج سلطان اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو شاید ہی خود پر قابو رکھ پاتا۔ کبرڈ میں سب موجود ہیں، بالکل سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ پری نے گہرا سانس بھرتے کبرڈ کھولی اور اپنے ایک ڈریس نکالا جو رات کے سونے کے لیے کمفرٹیبل تھا۔ ساتھ ہی اس کی نگاہ ان نائٹیز پر چلی گئیں جو بے انتہا بولڈ تھی۔ کبرڈ کے اوٹ سے ذرا سا پیچھے ہو کر ایک جھلک اس نے بالاج سلطان کی جانب دیکھا جو جب بھی آنکھیں نیچے کیے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر ان نائٹیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے وہ کانوں کی لو تک سر ہوئی تھی۔ توبہ، کس قدر واہیات نائٹیز ہیں یہ، پر کیا فائدہ ان کا؟
बालात साहब तो देख ही नहीं सकते, फिर लीं क्यों? वो बुरी तरह तपी थी और जोर से कबर्ड बंद करते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। यहीं चेंज कर लें। अचानक से अपने अकब से आवाज सुनती परीशे के कदम जमीन पर पेवस्त हुए। रुख फेरकर उस शख्स को देखा जिसकी नजरों का फोकस अपने हाथों पर था। चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों यहाँ क्यों चेंज करूं? वहां जाके करूंगी। वो भी तल्ख अंदाज में जवाब देती। बालाज को बहुत अलग सी लगी। जहां भी कर लें, मर्जी आपकी। मैंने कौन सा आपको देखना है? अब की बार नजरों का फोकस उस पर था और परी को फिर से लगा जैसे वो देख रहा है उसे। उसकी नजरों की बिनाइन छी थी, लेकिन उसकी गहरी सब्ज आंखें बोलती थी। उसकी नजरों का फोकस खुद पर महसूस करती परी के चेहरे सारे जिस्म करंट सा दौड़ा था। बिना कोई जवाब दिए वो ड्रेसिंग रूम में चली गई, अलबत्ता दरवाजे को लॉक ना लगाया। कुछ देर बाद वो रूम में वापस आई तो कमरे में घुप अंधेरा था। या अल्लाह, ये जीते जी किस कब्र में डाल दिया मुझे। वो अंदाजे से बिस्तर के करीब जाते अंधेरे में ही अपने शौहर जैसी नायाब हस्ती को घूरने लगी। लाइट ऑन करें प्लीज, वो चिढ़ी थी। क्या हुआ? वो साइड लैंप ऑन करता उसकी जानिब मुड़ा। मुझे अंधेरे से खौफ आता है, लाइट ऑन ही रहने दें। और आपको क्या फर्क पड़ता है ऑन हो या ऑफ? वो तेजी से बोलते अपना दुपट्टा एक तरफ रखते उसके बराबर में लेटते उसे इत्तला देने वाले अंदाज में बोली, जबकि एक पल को उसे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन मुकाबिल के चेहरे पर कोई भी बुरा तासुर ढूंढने से भी ना मिला। आप यहाँ मेरे साथ सोएंगी? उसकी बात का जवाब देने के बजाय उससे और सवाल करने लगा। तो कहीं और जाके सोऊं? ना बता दे मुझे मेरा क्या मकाम है। एक तो उस निकाह के लिए थप्पड़ भी खा लिया, ऊपर से अकेली यहाँ आपके साथ भेज दिया। जानते हैं मैं अकेली नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे, कभी अकेली नहीं सोई, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? वरनाम आंखों से बोली। बाला सुल्तान तो सवाल करके पछताया, इतना लंबा चौड़ा जवाब मिलेगा उसे अंदाजा नहीं था। रिलैक्स, सो जाए यहीं। वो वापस तकिए पे सर रखता अपनी आंखें मूंदता बाजू आंखों पर धर गया। बहुत मेहरबानी आपकी, आपका एहसान है मुझ पर। वो उसकी जबान जो थोड़ी देर पहले वो गिरवी रखकर आई हुई थी उसे वापस मिल गई थी। सभी ने उसे डरा रखा हुआ था कि बालात सुल्तान का गुस्सा बहुत सख्त है, इसीलिए उसके सामने जबान खोलने से पहले वो एक बार लाजमी सोचे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। वो तो जो बात कर रही थी पुरसुकून अंदाज में जवाब आ रहा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए परीशे वापस अपने असली रूप और असली टोन में आ गई। तकिए पे सर रखते रुख फेर कर उस महान हस्ती को देखा जो आज उसके शौहर के रुतबे पर फाइज हुआ था। तभी उसने भी परी के जानिब करवट ली तो परी का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा परी के कांधे के बिल्कुल पास था। परी की तो सांस ही रुक गई, जबकि बालाज की आंखें बंद थी। वो यकटक उसे देखे चली गई। खूबसूरती जैसे एक शख्स पर आकर खत्म हो गई थी। बेइंतहा पुरकशिश मर्द था। काश उसकी बीनाई भी होती तो कितना मुकम्मल होता। मेरी पूरी जिंदगी में इसे ज्यादा खूबसूरत मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। वो भी उसकी जानिब करवट लिए उसके चेहरे से कुछ फासले पर अपना सर तकिए पर धरे उसे देखते देखते आंखें मूंद गई और कब गहरी नींद की वादियों में चली गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे से मुकाबिल की आंखें खुली थी। परीशा की सांसों की गर्माहट को वो अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। बेख्तियार उस शख्स के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। बालात सुल्तान, जिसका मुस्कान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, आज वो मुस्कुराया भी तो एक छोटी सी लड़की की खट्टी मीठी सी बातों पर। और परी जो उसके हुस्न पर फिदा थी, अगर उसे मुस्कुराता देख लेती तो मुकम्मल ही दिल हार जाती। हर वक्त का रोना से सकना अच्छा नहीं होता, समझाओ अपनी बेटी को अल्ताफ साहब। सब कैसे हुआ बाबा? अरमान की टांगें कांप रही थीं। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वो कॉलेज से निकली तो किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। सुलेमान शाह ने तफसील बताई। ड्राइवर भाग गया। उसे काफ़ी गहरी चोटें आई हैं, सर पर भी चोट है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत खून बह गया। अरमान को समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हो गया है। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि अगर अलीज़े को कुछ हो गया तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो लड़की जिसे वो चंद महीने पहले तक अपनी जिंदगी का बोझ समझता था, आज उसकी जिंदगी बन गई थी। बाबा, उसकी आवाज़ घुट गई। आंसू उसकी आंखों से टप टप गिरने लगे। अगर अलीज़े को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सुलेमान शाह अपने बेटे की इस हालत पर हैरान भी थे और परेशान भी। उन्होंने उसे सहारा दिया। बाबा, मैं अलीज़े के बिना नहीं रह सकता। वो ये कहते अपने बाप के गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। वो अरमान खानज़ादा, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज एक यतीम लड़की के लिए बच्चों की तरह रो रहा था। उसी लम्हे सुलेमान शाह को भी एहसास हुआ कि उनका बेटा अलीज़े से मोहब्बत करने लगा है, उसकी नफ़रत के खौल से बाहर आ गया है। मोहब्बत में बहुत ताकत होती है बेटा। सुलेमान शाह ने उसकी पीठ थपथपाई। अलीज़े के लिए दुआ करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मैंने उस पर बहुत जुल्म किया है बाबा। अरमान रो रहा था। मैंने उसे कभी बीवी नहीं समझा, हमेशा उसे जलील किया,
اسے حقارت دی، اسے اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ یتیم تھی مولا، اس کا تیرے سوا کوئی نہیں تھا، اور میں اس کا شوہر ہو کر بھی اسے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ یا اللہ، میں جان چکا ہوں کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ سسک رہا تھا۔ علیزے ویسی نہیں، وہ ایک نیک پاک دامن لڑکی ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کہی، ہمیشہ میرا خیال رکھا، میری ہر ضرورت پوری کی، اور میں اندھا ہو گیا تھا اپنی نفرت میں اس کی محبت کو پہچان ہی نہیں سکا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ جس لڑکی کے لیے اس کے دل میں احساس جاگ رہا ہے، اسے وہ 2-3 مہینے پہلے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن اتنی جلدی اس نے دل جیت کر اسے اپنا بنا لیا تھا۔ یا اللہ، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کے بنا نہیں جی سکتا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ وہ میری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ مولا، اپنے حبیب کے واسطے میرے اس خاص رشتے کو مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ اس کی زندگی بچا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم بھول جائے گی۔ بس ایک موقع دے دے اللہ، اسے میرے نصیب میں دوبارہ لکھ دے۔ اب میں اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ کافی دیر تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنے دل پر ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آنسو پونچھے اور واپس اسپتال کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ارمان جب مسجد سے واپس اسپتال پہنچا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ خوف اب بھی تھا، لیکن اس خوف اور امید کی ایک ہلکی سی کرن غالب آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے رب کے حضور اپنا سب کچھ رکھ دیا اور وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ وہ بھاگتا ہوا ICU کے کوریڈور میں پہنچا، جہاں اس کے بابا سلیمان شاہ بھی وہیں بینچ پر بیٹھے تھے۔ بابا، ارمان نے ہانپتی ہوئی آواز میں پکارا۔ کوئی خبر؟ ڈاکٹرز آئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ سلیمان شاہ نے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی کوئی خبر نہیں، وہ ویسے ہی ہے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اپنے رب سے بھیک مانگنے گیا تھا بابا، ارمان نے ICU کے شیشے سے اندر بے سود پڑی علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی زندگی مانگنے گیا تھا۔ سلیمان شاہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ بہت اچھی ہے بابا۔ ارمان کی آواز رند گئی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے اسے وہ سب کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب علیزے نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تھا، آپ کو آفس جاتے ہوئے دیر ہو رہی ہے، میں نے آپ کے جوتے پالش کر دیے ہیں۔ ارمان نے اس وقت نفرت سے جوتے اس سے دور پھینک دیے تھے۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، میں تم جیسی مطلب پرست لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ علیزے اس دن کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے آنسو پیتی ہوئی جھکی اور جوتے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے تھے۔ آج وہی منظر یاد کر کے ارمان کا دل کٹ رہا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا بابا، وہ اپنے والد سے مخاطب ہوا۔ میں ہیرے اور پتھر میں تمیز نہ کر سکا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اس معصوم پر کتنا ظلم کیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ وقت کسی شیشے کی طرح پگھل رہا تھا، ہر لمحہ ایک صدی جیسا تھا۔ 24 گھنٹے کسی عذاب کی طرح گزر رہے تھے۔ ارمان میں آیا ہی نہیں۔ آج علیزے کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ شخص جس نے نفرت سے محبت تک کا یہ طویل سفر کیا تھا، آج اسے وہ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان لگ رہا تھا۔ رات کو جب علیزے تھک کر کمرے میں آئی، جب پھولوں سے سجا ہوا تھا، تو اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ علیزے، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، میں نے تم سے نفرت کرتے ہوئے جتنی شدت دکھائی ہے، تمہیں جتنی اذیت دی ہے، اب اتنی ہی شدت سے محبت نچھاور کروں گا۔ یہ سن کر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی، اس کی پلکیں جھک گئیں۔ اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنے سارے پرانے غم بھول جاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس لمحے اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک پاکیزہ محبت بھرا لمس تھا۔ علیزے نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ یوں دونوں نے نفرت کے اندھیروں سے نکل کر محبت کی اس روشن صبح میں قدم رکھا تھا اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگے تھے۔